हाय फ्रेंड्स, दिस इज दीपक कुमार फ्रॉम ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर बेलदारी चक। लगभग एक सप्ताह से आपको इस लॉकडाउन में लगातार वीडियो के जरिए पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। और आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम लोग को कुछ चुंबक का गुण या चुंबक के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। बशर्ते आप लोग चुंबक के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन आइए थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। चुंबक है क्या? तो आप सबको पता है ना कि चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि इस प्रकार की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, या फिर चुंबक खुद के जैसे वस्तु को ये क्या करेगा, इन सबको आकर्षित कर लेता है। या चुंबक खुद के जैसे वस्तु मतलब दूसरे ही चुंबक को क्या कर सकता है, तो या तो आकर्षित कर सकता है या फिर प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ये बातें आप 10th क्लास में पहले से जान रहे होंगे। आइए इसको हम और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आकर्षित कब करता है और प्रतिकर्षित कब करता है। आप जानते हैं कि एक चुंबक के अंदर कितना ध्रुव होता है? 2 ध्रुव होता है। एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव जिसका संकेत होता है N, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव जिसका संकेत होता है S। चलिए आते हैं इसके बगल में एक दूसरा चुंबक ले रहे हैं और इसके अंदर भी 2 ध्रुव होंगे। मान लिया कि इसका S ध्रुव इस तरफ है और N जो ध्रुव है उत्तरी ध्रुव जो इस तरफ है। चलिए क्या होगा यहाँ पे, आप सबको पता है कि सेम ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। मतलब ये वाला एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये उसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा। मतलब यहाँ पे प्रतिकर्षण की क्रियाएं घटित होगी। अगर इसको सेम अपोजिट कर दें, N वाला पोल को जैसे ही इस तरफ लेके आएंगे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। N ये S और ये N और ये S। ऐसा जब सिचुएशन, ऐसा स्थिति में लाके जब इसको खड़ा करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। यहाँ पर आकर्षण की क्रिया घट जाएगी। तो ये चुंबक के बारे में थोड़ा सा जानकारी था। आइए इसका उपयोग हम लोग इसको समझने में करेंगे। सबसे पहले टॉपिक का क्लियर होना बेहद ही जरूरी है। टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं हम लोग वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब इसका अर्थ क्या हो रहा है कि जब भी किसी विद्युत तार से, चालक तार से वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके इर्द गिर्द एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगी। मतलब उसके इर्द गिर्द आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। आइए समझते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। साधारण तौर पर यह बात हम लोग समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि एक वायर है और इससे आवेशों का प्रवाह जारी है, मतलब वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या होता है, आप सबने देखा होगा, बहुत लोग को कभी कभी करंट लगा होगा। तो करंट 2 अवस्था में लगता है। मान लिया जाए कभी करंट लगता है तो हम लोग देखते हैं कि हम या हमारा उंगली या फिंगर उसमें सट जाता है, जल्दी छूटता ही नहीं है। दूसरा केस क्या होता है, कभी कभी आपने ये भी फील किया होगा या दूसरे को देखा होगा कि करंट लगा तो बाहर फेंक देता है, बिल्कुल इस तरीके का। तो यहाँ पर 2 क्रिया होती है। जब वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो यहाँ पर 2 क्रिया होती है, या तो वो आकर्षित कर सकता है या फिर प्रतिकर्षित कर सकता है। तो दैट मीन्स ये क्लियर हो चुका है कि जब भी वैद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उसके इर्द गिर्द कैसे प्रभाव उत्पन्न होंगी, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होंगी। चुंबकत्व के बाद हम लोग बाद में करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग को इसके अंदर पहला टॉपिक क्लियर कर देता हूं, चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो किसी भी चुंबक के इर्द गिर्द अगल बगल का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण के कारण उसकी स्थिति में बदलाव होती है और एक निश्चित दिशा में आकर कर रुक जाती है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र और एक ये मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक निडल है, एक मैग्नेटिक सुई है। जैसे इसको इसके आसपास लेके जाएंगे ना तो इस पे एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगी। मतलब इस पे 2 तरीके का बल लगेगा और ये अपने दिशा बदल कर एक निश्चित दिशा में आकर के रुक जाएगी।
तो वो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहूँगा। आप जानते हैं पहले से कि धरती एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, मतलब अर्थ एक बहुत बड़ा है, क्या है, मैग्नेट है, चुंबक है। और आइए साधारण तौर पे समझेंगे। धरती चुंबक है और धरती से कुछ दूरी पे एक क्षेत्र यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और इसमें हम किसी भी मैग्नेटिक नीडल को लेके आ रहे हैं। ये क्या है, ये मोबाइल फ़ोन है, आपके भी स्मार्टफोन में ये चीज़ें होगी, आप घर पे करके देख सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक नीडल है। जैसे ही देख रहे हैं इसमें, इसके पोजीशन को थोड़ा सा हम बदल के देखते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो ये परिभाषा वाला यहाँ पे लागू नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बदल के देखते हैं। जैसे इसके पोजीशन में हम चेंज कर रहे हैं ना, देख सकते हैं इसके ऊपर एक बल आघूर्ण, इधर से भी एक बल लग रहा है और नीचे से भी एक बल लग रहा है, जिसके कारण ये ऐसे रोटेट हो पा रहा है। एक बल आघूर्ण क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है आप सबको, एक बल आघूर्ण क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण इस सुई में एक विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है और ये अपने पहले की स्थिति में बदलाव कर एक दूसरी निश्चित दिशा में आकर के रुक जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि धरती का ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र है। ये धरती के चुंबकीय क्षेत्र में हम ये क्रिया कर पा रहे हैं। चलिए दूसरा हमारा इसके अंदर टॉपिक होगा चुंबकीय बल रेखाएं। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जहाँ पे क्षेत्र क्रिएट होता है ना, वहाँ पे एक रेखाएं उत्पन्न होती है, एक इमेजिनरी रेखाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जैसे ही चुंबक इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। देखते हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव, मान लेते हैं ये मैग्नेट है और इसका ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर ऐसी वक्र रेखा जो दक्षिणी ध्रुव में जाकर समा जा रही है, इधर से निकलती और इधर जाके समा जा रही है, तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। दिखाता हूं इधर क्या है चुंबकीय बल रेखा। तो सबसे पहले हम एक मैग्नेट बना लेते हैं। ये हमारा मैग्नेट बन चुका है। इसका उत्तरी ध्रुव हम इधर मान ले रहे हैं और दक्षिणी ध्रुव इधर मान ले रहे हैं। तो ये दो ध्रुव जनरेट हो गया। पहले से एक नॉलेज में आपको दे दूं, आप पढ़ चुके हैं धन ध्रुव और ऋण, धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में, कि धन आवेश का जो रेखाएं होती हैं वो खुद से बाहर जाते हुए नजर आती हैं, मालूम पड़ती है। ऋण आवेश का जो रेखाएं हैं वो खुद के अंदर जाते हुए दिखाई देती हैं या मालूम होती हैं। ये काल्पनिक चीजें हैं, बेसिकली हम लोग को दिखाई नहीं देती है, हम लोग बस इस थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं अभी तक। तो और जैसे ही आप सबने बनाया है होमवर्क के अंदर कि जैसे ये दोनों आवेश को हम एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो ये रेखाओं में अंतर होती है, बदलाव आती है। क्या बदलाव आती है, तो ये प्लस से निकलते हुए और माइनस में जाते हुए दिखती है, और इधर का जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल वक्र होकर ऐसे इस तरीके से एक शेप लेते हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें आप कर चुके हैं पहले। ये ऐसे एक जनरेशन एक उत्पन्न हो जाता है, ये टच नहीं करता है। चलिए ये आपके नॉलेज में है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये धन आवेश का काम इस मैग्नेट के अंदर कौन करता है, उत्तरी ध्रुव करता है, और ऋण आवेश का काम इस मैग्नेट के अंदर कौन करता है, दक्षिणी ध्रुव करता है। मतलब N प्लस का काम कर रहा होगा और S माइनस का काम कर रहा होगा। बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे, मतलब यही चीज यहाँ पे लागू हो जाएंगी। तो N से निकलते हुए एक काल्पनिक रेखाएं S में जाके समा जाती है। N से ऐसे इस तरीके से इसका डिजाइन होगा, ये एरो N से निकलते हुए S में समाहित होना, N से निकलते हुए S में समाहित होना। सॉरी यहाँ टच नहीं करता है कोई भी रेखा, ये N से निकला और S की तरफ जाके समाहित हो जा रहा है। तो ये जो रेखाएं हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ये रेखाएं जहां जहां तक फैली हुई रहेंगी वहीं तक ये चुंबकीय क्षेत्र कारगर सिद्ध होता है, काम करता है। और इस क्षेत्र, इस रेखाएं पर अगर हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, सॉरी ये टेंजेंट तो नहीं है, इधर कर सकते हैं एक टेंजेंट।
तो ये जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, वो क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्टर्ड का प्रयोग। आपको बता दूं कि ऑस्टर्ड ने सर्वप्रथम ये बताया कि चुंबकीय जो क्षेत्र की जो दिशा है वो एक निश्चित दिशा होती है। मतलब दैट मीन्स ये चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑस्टर्ड ने किया क्या तो मैं बता दूं। सर्वप्रथम ऑस्टर्ड ने एक चालक तार लिया और उसके दो सिरों को फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया, और उसके ऊपर एक चुंबकीय सुई को रख दिया। जैसे इस वायर के अंदर एक धारा का प्रवाहन होना चालू होता है, ऑस्टर्ड ने पाया कि इस सुई में एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ। लेकिन एक तत्काल एक दूसरा प्रयोग उन्होंने दोहराया, सेम कंडीशन रखा, लेकिन उस समय धारा का दिशा जो था उन्होंने पहले की तुलना में विपरीत कर दिया। तब भी विक्षोभ उत्पन्न हुआ और वो विक्षोभ भी क्या हो चुका था? बदल चुका था। दैट मीन्स ऑस्टर्ड ने यह बता दिया इन दो प्रयोगों के जरिए कि चुंबकीय क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है। नहीं समझे बात? चलिए फिर से समझाता हूं। एक चालक तार लिया ऑस्टर्ड ने, दो सिरों को फिक्स कर दिया और इसके इर्द गिर्द एक, ये मान लेते हैं कि चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई को यहाँ पे लाके रखा। और जैसे ही फर्स्ट टाइम आप मान लीजिए कि नीचे से धारा जो था ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही थी, इस प्रकार से धारा गुजर रही थी, तो ये सुई का डिफ्लेक्शन बिल्कुल इस दिशा में हुआ। तुरंत उसी क्षण दूसरे प्रयोग को उन्होंने फिर से किया, इसी प्रकार का वो प्रयोग था। अंतर बस इतना था कि धारा का दिशा उन्होंने बदल दिया। मतलब अब जो धारा था इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा था, तब वो डिफ्लेक्शन इस प्रकार से हुआ। मतलब धारा की दिशा बदल देने से ये चुंबकीय बल की दिशा क्या हो रही थी? बदल रही थी। मतलब इससे यह क्लियर होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है और इनके द्वारा दिया गया कथन ये बिल्कुल सही भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट का नियम। ये वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर के अंतर्गत ही है। ये बायो-सैवर्ट का नियम किसके लिए है तो बताते हैं। बायो-सैवर्ट ने सर्वप्रथम 1820 ईस्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में 4 नियमों का प्रतिपादन किया था। वो 4 नियम क्या है तो आइए हम लोग एक फिगर से समझेंगे। मान लिया एक L लंबाई का कोई चालक तार है जिसके अल्पांश लंबाई, अल्पांश मतलब बहुत ही कम लंबाई, dl के कारण, ये टोटल लंबाई हमारा L है और अल्पांश लंबाई यहां से यहां ले रहे हैं, आप देख रहे हैं मोटा वाला पार्ट है, ये dl है। और dl से r दूरी पर मान लिया कि एक बिंदु है P, dl से r दूरी पर एक बिंदु है P, और इस dl अल्पांश लंबाई और इस चालक तार में एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जो है I। तो इस वैद्युत धारा प्रवाहित जब भी होगा तो उसके इर्द गिर्द क्या उत्पन्न होंगे? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होंगे या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो इससे r दूरी पर मान लिया कि एक डेल B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो आइए बायो-सैवर्ट ने कहा क्या उसको हम लोग देखेंगे। तो बायो-सैवर्ट ने सबसे पहले कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है डेल बी, वो समानुपाती होगा इस तार में प्रवाहित धारा के। दैट मीन्स डेल बी समानुपाती I। रूल नंबर 1 में इन्होंने बताया। रूल नंबर 2 में इन्होंने क्या बताया कि ये जो डेल बी, जो P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है डेल बी, वो समानुपाती होगी इस चालक तार के अल्पांश लंबाई के कारण, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है। पूरे लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिए, ये डेल एल जितने लंबाई के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है उसी के समानुपाती होगा। तो डेल बी समानुपाती डेल एल, ये रूल नंबर 2 में इन्होंने बताया। तीसरा नियम क्या था इनका कि जो डेल बी जो उत्पन्न हो रही है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है, वो समानुपाती होगी किसकी? तो ये डेल एल और ये P के बीच बने कोण की ज्या की। मतलब मान लिया कि ये दोनों के बीच थीटा एंगल बन रहा है, तो तीसरे नियम के हिसाब से क्या होगा? तो डेल बी समानुपाती साइन थीटा, ये नियम नंबर 3 में इन्होंने बताया। फिर से रिपीट कर देते हैं। इन्होंने क्या बताया कि P बिंदु पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु और अल्पांश लंबाई dl के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है।
रूल नंबर 4 में इन्होंने क्या बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो P बिंदु पर उत्पन्न हो रही है ये व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, तो ये अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के, मतलब ये P बिंदु और dl के बीच का दूरी कितना हम लोग मान लेंगे r, तो इसका वर्ग कितना होगा तो r स्क्वायर, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये रूल नंबर 4 में इन्होंने बताया। और अगर हम चारों इक्वेशन को अगर एक साथ देखें तो हमें क्या मिलेगा, डेल बी डेल एल आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इस सिंबल को हम लोग हटा के जब इक्वल टू का सिंबल देते हैं तो आप सबको पता है कि इसको एक नियतांक से गुना करना होगा। बायो-सावर्ट ने एक नियतांक लिया जिसका जो क्या था, के था, तो के इंटू डी एल आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज अ कांस्टेंट, क्या है, नियतांक है। और के का वैल्यू उन्होंने क्या दिया था, तो के का वैल्यू उन्होंने दिया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसका मान किसके इक्वल टू होता है 10 के पावर -7, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा भाई, के का न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2। बखूबी आप इसको निकालने के लिए जानते हैं कि ऐसा मात्रक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो घर पे एक बार निकाल के भी आप लोग ट्राई करेंगे। तो फाइनली अगर इस के का मान को हम लोग इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा बायो-सावर्ट के नियम से, तो डेल बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 डेल एल आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो-सावर्ट का नियम से ये सूत्र का प्रतिपादन हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में इतना ही। आप सभी को इस लॉकडाउन में आप ढेर सारी सुरक्षित रहने के लिए शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।